आशा करता हूँ कि प्रेजेंटेशन सबको विजिबल है। सो गोल्ड एज अल्टरनेटिव एसेट क्लास। आज हम लोग गोल्ड के बारे में क्यों बात करें और क्या बात करने वाले हैं ना। आप सभी जानते हो कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो फिजिकल गोल्ड में निवेश करते हैं, राइट। सो जब वो फिजिकल गोल्ड में निवेश करते हैं तो आपको उसका कोई फायदा नहीं होता इन टर्म्स ऑफ, ना उसका आपको रेवेन्यू या कमीशन क्रेडिट होता है या कुछ होता है। तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि वो गोल्ड में आपके थ्रू इन्वेस्ट करें, उन आपको उसका कमीशंस वगैरह मिले, और उनको जो एक्चुअल गोल्ड बाद में बाय करने का जो उनका टारगेट है वो उनका टारगेट कंप्लीट हो जाए फिर। सो गोल्ड एज अ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, ऑल्टरनेटिव एसेट क्लास ना। यहाँ पे एक चीज सबको ध्यान देनी है कि हम ये नहीं कह रहे कि जो इक्विटी में आने वाला पैसा है वो आप गोल्ड में शिफ्ट करो, या जो डेट में आने वाला पैसा है वो आप गोल्ड में शिफ्ट करो। ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा। ध्यान में रखना है कि वो आपके पास एसआईपी कर रहे हैं, आपके पास लमसम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी बाजू वाले ज्वेलर के पास जाके गोल्ड के लिए वो मंथली एक पर्टिकुलर अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, ताकि 15 महीने में, 18 महीने में, 24 महीने में एक सफिशियंट पैसा इकट्ठा हो जिससे वो फिजिकल गोल्ड बाय कर सके। सो ये इक्विटी का रिप्लेसमेंट नहीं है, या इक्विटी का पैसा गोल्ड में मूव करने का नहीं है। बिकॉज पॉइंट ही नहीं बनता, आपका रेवेन्यूज घट जाएगा, राइट। ये इक्विटी में जो आएगा पैसा वो छोड़ के अलग से जो पैसा आज आपके पास नहीं आ रहा है वो हम आपके पास लाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। सो जब भी आप क्लाइंट्स के साथ डिस्कस करोगे आप यही बात करोगे कि सर आप जो 2-4 एसआईपी दे रहे हो वो सारी वैसी की वैसी रखे, आप जो गोल्ड में निवेश कर रहे हो पैसा, जो ज्वेलर के पास पैसा दे रहे हो वो उसके पास ना देते हुए मेरे गोल्ड फंड्स में डालना। दैट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं डिस्कशन में। सो जब हम डिस्कशन करते हैं हमारे क्लाइंट के साथ तो चार बेसिक कॉमन एसेट क्लासेस के बारे में बात करते हैं। पहला इक्विटी है, दूसरा फिक्स्ड इनकम है, तीसरा रियल एस्टेट है और चौथा गोल्ड है। सो ऑब्वियसली गोल्ड इज कंसिडर्ड एज एन एसेट क्लास, वहां पे लोग निवेश करते हैं। फर्क इतना ही है कि वो पैसा हमारे पास नहीं आ रहा। सो स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी एसेट क्लास क्यों कंसिडर करते हैं? गोल्ड के जो डिमांड है वो डाइवर्स है। इन्वेस्टमेंट्स के तौर पर गोल्ड यूज होता है, एक रिजर्व एसेट, मतलब कभी भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो लोग गोल्ड पे बिलीव करते हैं। देन ज्वेलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यूज होता है, राइट। एंड टेक्नोलॉजी में भी गोल्ड का इस्तेमाल होता है। सो काफी सारे एरियाज है जहाँ पे टेक्नोलॉजी में गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो गोल्ड हाईली लिक्विड है। कभी भी कुछ भी होता है तो आप गोल्ड को इनकैश कर सकते हो। देर इज नो क्रेडिट रिस्क। सो कोई किस्म का क्रेडिट रिस्क नहीं है। गोल्ड की वैल्यू डिप्रीशिएट कभी कभी होती है लेकिन क्रेडिट डिफॉल्ट नहीं होगा गोल्ड का, उतना ध्यान में रखना है। गोल्ड इज अ नेचुरल कमोडिटी विच इज अवेलेबल, विच इज स्केर्स, मतलब उसका जो सप्लाई है या उसका जो अवेलेबल क्वांटिटी है इस दुनिया में वो लिमिटेड है। हम गोल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाते। मतलब अगर मैंने कल फैक्ट्री लगाई तो क्या मैं सोने के बिस्किट या सोने के कॉइन्स प्रोड्यूस कर सकता हूं विदाउट हैविंग गोल्ड एज अ रॉ मटेरियल? एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। सो स्केर्स है वो। एंड हिस्टोरिकली अगर आप हिस्ट्री देखते हो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गोल्ड हैज प्रिजर्व्ड इट्स वैल्यू। नाउ हाईली लिक्विड की एक बात करता हूं यहाँ पे। वन ऑफ माय फैमिली मेंबर्स वो हमेशा ये कहती है कि जब आप बाहर जाते हो तो, मतलब बाहर गांव जाते हो रादर, गोल्ड पहनना चाहिए। क्यों? बिकॉज अगर कुछ भी मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आपकी करेंसी वैलिड नहीं है, आपका एटीएम कार्ड वैलिड नहीं है, लेकिन आप गोल्ड को बार्टर कर सकते हो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, राइट। सो अगर आपके पास प्योर गोल्ड है, कॉइन है, कुछ भी है, तो एनीबडी कैन एक्सचेंज इट फॉर एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। एक सेकेंड, हाँ, जस्ट अ मिनट गाइस।
ओके, ठीक है। सो दैट इज वेयर गोल्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने इसके डाइवर्स सोर्सेस भी देख लिए, हमने इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं हमारे डिस्कशन में। नाउ गोल्ड रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो ये टॉप 10 कंट्रीज हैं जो गोल्ड रिजर्व्स जिनके हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, टनेज, एंड इंडिया इसमें 10वें नंबर पे आता है। सो टोटल जो गोल्ड वर्ल्ड रिजर्व्स है वो रफली 35,000 टन है। इतना गोल्ड इस दुनिया में है, जिसका 2.1% इंडिया के पास है। सो इंडिया होल्ड्स 2.1%, विच इज 754 टन्स ऑफ गोल्ड, विच इज 2.1% of 35 odd thousand tons which is available in the world, right? So दो इंडिया बाकी सारी चीजों में नंबर काफी कम होगा, बट गोल्ड में है बिकॉज ट्रेडिशनली काफी सारी कम्युनिटीज में आज भी गोल्ड उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आज से 100 साल पहले था। सो चाहे वो लड़की की शादी में दहेज देना हो, या कोई फंक्शंस में गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहनना हो, या गोल्ड की पूजा करनी हो दिवाली धनतेरस पे वगैरह वगैरह, ये सारी प्रथाएं आज भी चालू है। और इसीलिए इंडिया में गोल्ड का डिमांड भी उतना ही ज्यादा है, एंड उसका जो रिजर्व्स है वो भी उतना ही ज्यादा है। की ग्लोबल एसेट रिटर्न्स आईएनआर की अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक्स का रिटर्न्स ऑब्वियसली ज्यादा है, फिक्स्ड इनकम कंपैरेटिवली कम है, और गोल्ड समवेयर डाउन द लाइन इट इज बिटवीन द इक्विटी एंड योर फिक्स्ड इनकम। ट्रेडिशनली आप रिटर्न्स आगे जाके हम देखेंगे, बट स्टिल इट इज उसका जो रिटर्न्स है वो फिक्स्ड इनकम से बेटर है, राइट? कमोडिटीज सेपरेट है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज कमोडिटीज बाकी जो नॉन बुलियन जिसको हम कहते हैं वो सेपरेट हमने रखा हुआ है। बट गोल्ड का एमसीएक्स इंडेक्स आपको दिखाई दे रहा है, द रिटर्न्स आर डेफिनेटली गुड, इट इज अबव 12% अगर आप इस बार ग्राफ को बराबर से देख रहे हो तो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिजिकल गोल्ड की वैल्यू जो प्राइस है, एक जमाना था जब हम बिलीव करते थे कि ये कम नहीं हो सकती, लेकिन टाइम एंड अगेन ये बताया, ये मार्केट ने प्रूव किया है कि इसकी वैल्यू कम हो सकती है टेम्पररी बेसिस पे। मतलब रादर वैल्यू कम नहीं होती। कभी कभी क्या होता है कि एक छोटे पीरियड के लिए वो ओवर वैल्यू हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द इक्विटी मार्केट्स, एंड देन इट करेक्ट्स इटसेल्फ, दैट्स द ओनली थिंग। सो अगर जहां पे भी आप देखते हो, आगे भी हमारे पास स्लाइड्स है कि गोल्ड के प्राइसेस पीक आउट हुए हैं जब क्राइसिस सिचुएशन आई हुई है, या फिजिकल या आपका जो इक्विटी मार्केट्स है वहां पे प्रॉब्लम हुआ है। बट ये क्लियर है इस स्लाइड के थ्रू कि यस, गोल्ड की वैल्यूज काफी फ्लक्चुएट होती है। दिस इज 24 कैरेट 10 ग्राम्स गोल्ड। और अगर आप 2019, 20, 21, 20 और 21 की बात कर रहे हो तो इट हैज बीन एट द हाईएस्ट। और अगर आप ये पीरियड देखते हो तो दिस इज टिपिकली द कोविड पीरियड, 2020, 2021, 2022 का स्टार्ट। फाइन। सो क्राइसिस में गोल्ड हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। रोलिंग रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो 2000 से 2021 तक का हमने लिया हुआ है गोल्ड प्राइसेस। 2000 में इट वाज 4400, नाउ इट इज 48,000, राइट? इट हैज इंक्रीज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप 1 ईयर के एवरेज रिटर्न्स की बात करते हैं गोल्ड की, तो रफली 13.83% का रिटर्न्स है। लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम में वेरिएशन बहुत ज्यादा है। मिनिमम वाज -5.94% और मैक्सिमम 54% तक गया था। ये 1 ईयर रोलिंग रिटर्न्स की बात कर रहे हैं। जैसे ही आप 3 ईयर्स पे मूव करते हो, एवरेज रिटर्न ज्यादा चेंज नहीं होता, इट इज 13.89, बट जो गैप है मिनिमम और मैक्सिमम में वो चेंज हो रहा है। फिर जैसे आप 5 ईयर्स जाते हो, अगेन द सिचुएशन इज द सेम। 10 ईयर्स पे द गैप इज स्टिल लोअर। So on a longer run, definitely gold is giving us positive returns. लेकिन if you see it is roughly between 13.8 to 14.2, इस रेंज में इसका 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर एनुअल एवरेज या रोलिंग रिटर्न एवरेज रहा है। कमिंग टू सेंसेक्स वर्सेस गोल्ड। सो जैसे मैंने कहा था कि सेंसेक्स जब खराब परफॉर्म करते हैं, इक्विटीज जब खराब परफॉर्म करते हैं, तो नॉर्मली गोल्ड हमारे पास ज्यादा रिटर्न देता है। सो क्या क्या इंसिडेंसेस हमारे पास। सो अगर आप इनवर्स रिलेशनशिप की बात करोगे, जैसे जब सेंसेक्स ने पॉजिटिव दिया है तो या नेगेटिव दिया है, तो
गोल्ड ने पॉजिटिव दिया है। वैसे अगर इंसिडेंसेस की बात करते हो आप, तो पहला इंसिडेंस है आपके पास 2012, राइट। उसके बाद है 2016 और उसके बाद है 2020। इन तीनों ईयर्स में सेंसेक्स ने नेगेटिव रिटर्न्स दिया है और गोल्ड ने आपको पॉजिटिव रिटर्न्स दिया है। फिर ऐसे भी कुछ इंस्टेंसेस है जहां पे दोनों ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिया है, बट गोल्ड ने सेंसेक्स को बीट किया है। फॉर एग्जाम्पल 2011, देन यू हैव, दैट्स इट, 2011, दैट्स द ओनली ईयर, ओके, बिकॉज बाकी जगह पे नेगेटिव और पॉजिटिव का इम्पैक्ट है। कुछ केसेस में गोल्ड ने नेगेटिव भी दिया है, जैसे 2014 हुआ, 2015 हुआ, राइट। इस केसेस में गोल्ड ने नेगेटिव रिटर्न्स भी दिया है। एंड देयर कुड बी सिचुएशन लाइक 2010 भी, जहां पे इक्विटी ने बहुत ज्यादा रिटर्न्स दिया बट गोल्ड ने कंपैरेटिवली नहीं दिया। सो वो इस पूरे स्लाइड का अगर मैं सिनॉप्सिस देने की कोशिश करूं, तो गोल्ड इज अ गुड डाइवर्सिफिकेशन असेट क्लास। मतलब अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है तो गोल्ड एक असेट, अच्छा असेट क्लास है। डाइवर्सिफाई क्यों करना है? बिकॉज आपको एक, जो आपका मेन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट है उसके साथ पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं चाहिए आपको। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 3 कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स में डाइवर्सिफाई करते हो, लार्ज आपने किया, मिड आपने किया और स्मॉल आपने किया, तीनों के रिटर्न्स अलग अलग है, बट तीनों में एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। जब लार्ज कैप ऊपर जाएगा मिड भी जाएगा, स्मॉल भी जाएगा, और स्मॉल ऊपर जाएगा तब मिड और लार्ज भी जाएगा, मिड जाएगा तो स्मॉल और लार्ज जाएगा। सो दैट इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव नहीं है, राइट। तो दैट इज वेयर कभी कभी हम सेक्टोरल फंड्स में डालते हैं, जैसे आईटी हुआ या आपका एनर्जी हुआ, फार्मा हुआ। तो जो हमारे मेन स्ट्रीम से कोरिलेट नहीं करते, ऐसे ऐसे कैटेगरीज में हम डालते हैं। सिमिलरली अगर आप ऑन अ ब्रॉडर लेवल असेट क्लास में वैसा करना चाहते हो, तो डेफिनेटली दिस इज वन गुड ऑप्शन। ऑब्वियसली डेट इज देयर, बट अगर डेट के रिटर्न्स कम है और गोल्ड की ज्यादा है, तो इट विल मेक सेंस फॉर अस टू पुट मनी इनटू गोल्ड। ओके, आगे चलते हैं। नाउ जैसे मैंने कहा था स्टोर वैल्यू ऑफ गोल्ड, जब भी प्रॉब्लम होता है इस दुनिया में, तभी गोल्ड का इंपॉर्टेंस और गोल्ड की जो वैल्यू है और गोल्ड के जो प्राइसेस है, ये तीनों चीजें बढ़ते हैं। तो आप ये गोल्ड के प्राइसेस है जो रेड लाइन आपको दिख रही है, सो आप देखते हो कि एक स्पाइक आया था जब 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ था और 1980 में इराक वॉर हुआ था। फिर दूसरा स्पाइक आप देखते हो 1989 में ब्लैक मनी क्राइसिस के टाइम पे। फिर थ्रू आउट है डॉट कॉम बबल, ये वो करते करते आपको क्रूड ऑयल जो $150 पर बैरल हुआ था, दैट इज देयर। यूएस सब प्राइम क्राइसिस का केस है, क्रेडिट क्राइसिस का केस है, एंड नाउ कोविड-19। आगे भी जितनी बार भी दुनिया में प्रॉब्लम्स होंगे, उतनी बार गोल्ड का प्राइस, गोल्ड की वैल्यू और गोल्ड का इंपॉर्टेंस, तीनों चीजें बढ़ेंगी। सो आगे जाके अब अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ प्रॉब्लम्स होगा, तो इंश्योर कीजिए कि आपके कस्टमर्स ज्यादा से ज्यादा गोल्ड होल्ड करना शुरू करेंगे। जैसे अभी रशिया और यूक्रेन का चल रहा है, सपोज दिस कन्वर्ट्स इनटू अ थर्ड वर्ल्ड वॉर फुल फ्लेजेड, तो गोल्ड के प्राइसेस तो सीलिंग टच कर जाएंगे, राइट। सो ये ध्यान में रखना है हमेशा। या इवन इक्विटी मार्केट्स में ग्लोबल लेवल पे कुछ क्राइसिस होता है, तो अगेन द सेम सिचुएशन। नाउ गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स के मल्टीपल ऑप्शंस है। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप फिजिकल गोल्ड में डाल सकते हो। सो आप वहां पे गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज, कॉइन्स, बिस्किट्स, एसजीबीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा में आप निवेश करते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास है डिजिटल गोल्ड। सो डिजिटल गोल्ड जब आप करते हो, तो आप जब पैसा बाय करते हो, बाइंग मनी फ्रॉम गोल्ड, नॉट मनी फ्रॉम पेटीएम, ईटी मनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तीसरा आता है पेपर गोल्ड। सो पेपर गोल्ड इज जहां पे हम लोग डील करते हैं टिपिकली गोल्ड फंड्स, गोल्ड ईटीएफ्स, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एक्सेट्रा। उसके फर्दर क्लासिफिकेशन है गोल्ड फंड्स, ईटीएफ्स, गोल्ड फंड्स नॉन ईटीएफ्स एंड एसजीबी विच इज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। देन फाइनली यू हैव द गोल्ड डेरिवेटिव्स, जो एफएनओ सेगमेंट का एक पार्ट है, हम उसमें नहीं जाएंगे, राइट। सो यू इन्वेस्ट इन गोल्ड एज अ कमोडिटी पीस। सो ये 4 तरीके हैं गोल्ड में निवेश करने के। नाउ फिजिकल गोल्ड एवरीबडी नोज उसका क्या शॉर्ट लिमिटेशंस है, ठीक है। डिजिटल गोल्ड की लिमिटेशंस के बारे में हम बात करेंगे, फिर हम गोल्ड फंड्स की बात डिटेल में कर लेंगे। सो डिजिटल गोल्ड की अगर हम बात करते हैं,
यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं आपको डिजिटल गोल्ड के बारे में पॉजिटिव कुछ बात करूँ या नेगेटिव कुछ बात करूँ। जस्ट एक ओवरव्यू देना है मुझे कि अगर क्लाइंट आपका बोल रहा है कि हम डिजिटल गोल्ड में निवेश करते हैं तो एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, ये प्रोडक्ट है क्या। सो ये एक ऑनलाइन प्रोडक्ट है जो आपको एनेबल करता है गोल्ड को वर्चुअली होल्ड करने के लिए। वर्चुअल और फिजिकल में सबको समझ में आता है डिफरेंस। फिजिकल मतलब अगर मैंने फिजिकल गोल्ड होल्ड किया तो मेरे पास कॉइन होगा, मेरे पास बिस्किट होंगे, या मेरे पास गोल्ड की ज्वेलरी होगी, राइट। बट अगर मैं वर्चुअली होल्ड कर रहा हूं तो मेरे पास एक कहीं लिखा हुआ है कि आई हैव गोल्ड वॉट एवर नंबर ऑफ ग्राम्स, दैट्स इट। इट्स अ वर्चुअल करेंसी, इट्स अ वर्चुअल होल्डिंग ऑफ गोल्ड। सो दैट इज डिजिटल गोल्ड। सेकेंड, जो बेच रहा है मुझे गोल्ड, अभी क्या गारंटी है कि अगर मैंने आज 100 ग्राम गोल्ड लिया, ठीक है, तो 100 ग्राम गोल्ड मुझे 5 साल के बाद वो 100 ग्राम का वैल्यूएशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी क्या गारंटी है। फिजिकल होता तो मुझे पता चलता कि सोनार ने मुझे वो 100 ग्राम का गोल्ड दिया, 10 ग्राम के 10 कॉइन्स दिए हैं। बट अब कैसे पता चलेगा मुझे। सो मेरी सेफ्टी के लिए जो बेच रहा है मुझे, वो बंदा फिजिकल गोल्ड उसी इक्विवेलेंट वेट का सिक्योर्ड रख देता है। ही कीप्स फिजिकल गोल्ड इन अ सिक्योर वॉल्ट। वॉल्ट कौन संभालते वगैरह वहां आते हैं उसके ऊपर। देयर इज नो मनी मिनिमम परचेस लिमिट्स, यू कैन बाय गोल्ड फॉर एज लो एज 100 रुपीज। सो ये वैसे ही हुआ जैसे आपका स्टॉक मार्केट हुआ और म्यूचुअल फंड मार्केट हुआ। आप एक 500 रुपए का SIP करके आप इन्फोसिस ये वो बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर्स होल्ड करते हो, जबकि उस एक एक शेयर की क्या कीमत 5-5, 10-10, 15-15 हजार रुपए है। तो आपको क्या मिलता है, उस शेयर का एक फ्रैक्शन मिलता है। वैसे ही यहाँ पे अगर आपको गोल्ड फिजिकली बाय करना है, तो 1 ग्राम गोल्ड बाय करना है तो उतना आपको पैसा सामने देना पड़ेगा, उसके नीचे तो वो आपको देगा नहीं। बट यहाँ पे आप 100 रुपए का भी गोल्ड बाय कर सकते हो। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट, जितना आपके पास पैसा है उसका आप बाय कर सकते हो। डिजिटल गोल्ड सर्विस प्रोवाइडर्स कौन कौन है? जीपे है, फोन पे है, ब्रोकिंग फर्म्स लाइक पेटीएम है, HDFC सिक्योरिटीज है, मोतीलाल ओसवाल है। अभी फिलहाल ये जो लास्ट के 3 है, ये इनको अलाउड नहीं है बेचना। विल कम टू दैट ऑल्सो। इन इंडिया गोल्ड इज ऑफर्ड एंड स्टोल्ड। जो ऊपर मैंने वॉल्ट की बात की थी, तो वो कौन करता है? 3 कंपनीज हैं जिनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, ऑगमोंट गोल्ड टेक, MMTC, पैम इंडिया एंड डिजिटल गोल्ड इंडिया। ये 3 कंपनीज गोल्ड को होल्ड करती है या उसके सिक्योर वॉल्ट्स हैं उनके पास। डिजिटल गोल्ड के पॉइंट्स ऑफ कंसर्न, सब नेगेटिव्स क्या है? सबसे पहला 3% GST है। जो आप फिजिकल गोल्ड लेने जाते हो तब जो सोनार आपको बोलता है कि आपको अगर पेमेंट करनी है कैश छोड़ के तो 3% लगेगा GST। तब आप सोचते हो कि लाख रुपए का मैं गोल्ड बाय कर रहा हूं तो मुझे 3% मतलब कितना बैठेगा, अननेसेसरी कॉस्ट, राइट। सो दैट इज व्हाट इट इज। सो लाख रुपए का 3,000 रुपए आपको पे करना है वहां पे। सो यहां पर भी वही हाल है, डिजिटल गोल्ड में भी आपको GST भरना है। सेकेंड, इट इज नॉट रेगुलेटेड। सो सेबी ने अपना एक रेगुलेशन इशू किया था जिसमें जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, जैसे अगर आपको याद होगा कि मोतीलाल ओसवाल ने कुछ सालों पहले बंद कर दिया था, फिर HDFC सिक्योरिटीज ने बंद कर दिया था, बिकॉज सेबी ने उनको अलाउ नहीं किया। जिनके पास भी स्टॉक ब्रोकिंग है वो डिजिटल गोल्ड नहीं बेच सकते, ठीक है। चार्जेस क्या क्या है यहाँ पे? नाउ, जब तक आप पेपर पेपर पे वर्चुअल वर्चुअल पे डिस्कस कर रहे हो तब तक सब कुछ ठीक है। डिजिटल डिजिटल के बेसिस पे बात करो तभी ठीक है। अगर आपको डिलीवरी चाहिए, मतलब लेट्स से आपने थोड़ा 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 करके 10 ग्राम गोल्ड इकट्ठा किया, अब आप बोलते हो मुझे 10 ग्राम का डिलीवरी दो घर पे, क्या ये पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल। लेकिन वहां पे कुछ चार्जेस है। पहला चार्ज है मेकिंग या मिंटिंग चार्ज। सो मेकिंग चार्ज होता है जब हम गोल्ड आइटम्स की बात करते हैं, और मिंटिंग जब हम कॉइन्स की बात करते हैं। सो दैट इज देयर। उसके अलावा एक शिपिंग कॉस्ट है, ऑब्वियसली वो अपने वॉल्ट से आपके घर तक पहुंचाएगा। सो जितना कम गोल्ड होगा उतना कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगा। सो 1 ग्राम के लिए 93 रुपीज है, 10 ग्राम के लिए 913 है, इट इज 293 रुपीज, ठीक है। सो शिपिंग फीस भी आती है। उसके अलावा काफी सारे एड्रेसेस, मतलब हमने देखा है बैंगलोर जैसे लोकेशन पे काफी सारे एड्रेसेस आर नॉन सर्विसेबल।
राइट। सो वहां पे उनकी डिलीवरी नहीं जाती, तो फिर अगेन वो इशू है, आप रास्ते पे खड़े रह के गोल्ड नहीं लोगे, राइट। पुअर डिलीवरी सर्विस, जो भी रिव्यूज आए, पैकेट टैम्पर्ड है, पैकेट के ऊपर का जो गोल्ड गोल्ड के ऊपर का जो प्लास्टिक होता है वो इतना ओपेक है कि अंदर गोल्ड है कि नहीं है वो समझ में नहीं आता, हजार चीजें। अगर आप कोई भी डिजिटल गोल्ड की साइट पे जाके रिव्यूज पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा। नाउ देयर इज अ हाई बाय एंड सेल स्प्रेड। ये स्प्रेड होता क्या है, बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस में जब एक कॉन्ग्रुएंस नहीं होता, मतलब वो दोनों एक लेवल पे नहीं होते, देयर इज अ गैप बिटवीन द टू, दैट इज नोन एज स्प्रेड। सो ये एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है 9 फरवरी 22 का, जहां पे 49996.5 का बाइंग प्राइस था, 48519.40 का सेलिंग प्राइस था। Spread is was 1477.1 per 10 grams of gold। ये छोटा अमाउंट नहीं है, ठीक है। सो दीज आर सर्टन कंसर्न एरियाज अबाउट डिजिटल गोल्ड। अब हम आते हैं एक बहुत प्यारे प्रोडक्ट पे जिसको कहते हैं सॉवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज नॉट गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इट्स गोल्ड बॉन्ड्स, ठीक है। So sovereign gold bonds are government securities denominated in the grams of gold. These bonds are issued by the Reserve Bank of India on the behalf of the government of India. यहाँ पे आपको इंटरेस्ट दिया जाता है which is 2.50% per annum. This is taxable in your slabs. There is no tax deduction at source. बट जब तक आप होल्ड कर रहे हो, होल्डिंग पे कोई टैक्स नहीं है। जब आप इसको बेचोगे तब टैक्स है, तब तक आपको कोई टैक्स नहीं, मतलब अपने 10 साल होल्ड के तो आपको कोई टैक्स नहीं। सो यहाँ पे एडवांटेज ये होता है कि आपको जो गोल्ड डिनोमिनेशन, इसकी जो वैल्यू है, इट इज लिंक टू द गोल्ड प्राइसेस। सो अगर गोल्ड प्राइसेस अप्रिशिएट होते हैं तो आपको उसके बेसिस पे आपकी वैल्यूएशन भी बढ़ती है। इसके अलावा आपको 2.50% पर एनम इंटरेस्ट भी दिया जा रहा है। सो अगर आप फिजिकल गोल्ड होल्ड करते ₹1,00,000 का, तो वो कुछ टाइम के बाद 2 लाख होता। यहाँ पर भी वही है, अगर आप ₹1,00,000 का एसजीबीज होल्ड कर रहे हो तो वही टाइम पीरियड के बाद ये 2 लाख उसकी वैल्यू हो जाएंगे, प्लस उस टाइम पीरियड में आपको एडिशनली 2.50% मिला है, राइट। अब एसजीपी के भी कुछ पॉइंट्स ऑफ कंसर्न है। लॉन्ग मैच्योरिटी पीरियड है 8 साल का, विच इज क्वाइट लॉन्ग, ठीक है। 5 साल के आप विड्रॉल के बाद आप विड्रॉल कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो इसको, लेकिन आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो भी टैक्स बेनिफिट से आपके सारे चले जाएंगे। मैच्योरिटी पे एसजीपी ऑटोमेटिकली बेचा जाता है। सो अगर आपका 8 साल हो रहा है एज ऑफ 2 अप्रैल 2022, तो वो टाइम पे ऑटोमेटिकली बेचा जाएगा एट द करंट प्राइस, एंड वो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। वो कौन से प्राइस पे होगा, एट द करंट रेलेवेंट गोल्ड रेट्स। तो अगर आपको लगता है कि वो टाइम पे गोल्ड रेट कम है, मैं कुछ टाइम बाद बेचूं, तो वैसा अलाउड नहीं है वहां पे। देर इज नो सफिशियंट लिक्विडिटी इन द सेकेंडरी मार्केट। सो अगर आपको लिक्विडेट करना है, जैसे 5 साल के बाद बोला है, तो कोई ज्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो हो सकता है कि आप बेचना चाहते हो, सामने कोई खरीदना नहीं चाहता, फिर कोई प्राइस तोड़ देता है कि बोलता है नहीं मुझे यही प्राइस में चाहिए, राइट। सो दैट लीड्स टू लॉस। लास्ट पॉइंट इज एनआरआईज कैन नॉट इन्वेस्ट हियर। सो अगर हम ओवरऑल असेट क्लासेस की बात करें म्यूचुअल फंड्स में, तो एज ऑफ 7 फरवरी 2022 इक्विटी का जो वैल्यूएशन था वो रफली 31 लाख करोड़ था। डेट का जो वैल्यूएशन था वो रफली 29 लाख करोड़ था। और जो गोल्ड फंड्स का वैल्यूएशन है वो रफली 31,000 करोड़ का है। ऑब्वियसली इट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू इक्विटी मार्केट्स, लेकिन ध्यान में रखना है कि ये मार्केट बढ़ रहा है। जैसे 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 गोल्ड फंड्स और स्टेबलाइज होते जाएंगे, जैसे जैसे लोगों एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट होगा फिजिकल गोल्ड से टुवर्ड्स गोल्ड फंड्स, ये मार्केट और भी ऊपर जाएगा। ओके, सो दिस इज अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर कैटेगरी विच इज अवेलेबल इन द म्यूचुअल फंड सेगमेंट। आप इसको टैप कर सकते हो। अभी गोल्ड फंड्स की बात करते हैं हम लोग। सो एज ऑफ नाउ अगर लैंडस्केप की बात करते हैं, एज ऑफ 7 फरवरी 2022 10 ETFs है इन द म्यूचुअल फंड मार्केट इन द गोल्ड स्पेस। एक FOF है, 11 रेगुलर नॉन ETF प्लान है, और 11 AMCs के पास
कोई भी किस्म का गोल्ड फंड है। सो अगर हम बात करते हैं 11 प्लस 10 21 प्लस 1 22, 22 टोटल गोल्ड फंड्स अवेलेबल है इन द डिफरेंट फॉर्मेट्स, और सिर्फ 11 एएमसीज इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हुए हैं। सो जस्ट इमेजिन कीजिए 42 एएमसीज है, बाकी सबने भी धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया, तो कितने फंड्स आएंगे, कितना मार्केटिंग होगा, कितना लोग उसको लेंगे। सो ऑलरेडी अगर आप बात कर रहे हो कस्टमर से, तो ऑब्वियसली आपके पास बड़ा अनटैप्ड मार्केट है जिसके ऊपर आप जिसको आप यूज कर सकते हो। गोल्ड फंड्स की अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं, 3 और 5 साल के रिटर्न्स की, तो 3 साल के रिटर्न्स अगर आप देखते हो तो ऑब्वियसली डायरेक्ट फंड्स में सबसे ज्यादा है, उसके बाद ईटीएफ में आता है, उसके बाद गोल्ड रेगुलर में आता है, और फिर फिजिकल गोल्ड में आता है। यहीं अगर आप 5 years की बात करते हो तो फिजिकल गोल्ड हैज गिवन यू बेटर रिटर्न्स एज कंपेयर टू ईटीएफ्स। तो ये थोड़ा सा चेंज होते रहता है बीच बीच में, बट आप फिजिकल गोल्ड के साथ बाकी भी चीजें एसोसिएट कर सकते हो, विच इज उसको रखना, उसका रिस्क, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यूज, ठीक है। अगर बैंक के लॉकर में रख रहे हो तो बैंक लॉकर की कॉस्टिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और कभी भी चोरी होने का डर। Whereas with gold funds, that is not required. You can comfortably have it in whatever formats you want, and still it will go. One more thing यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो गोल्ड डायरेक्ट और गोल्ड ईटीएफ में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, स्प्रेड इज वेरी स्मॉल। प्लस गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड रेगुलर में भी ज्यादा स्प्रेड नहीं है। सो अगर आप गोल्ड ईटीएफ भी प्रमोट करते हो अपने कस्टमर्स को, तो भी उस पर आपकी कमीशन अच्छे है, गोल्ड रेगुलर पे तो डेफिनेटली है, राइट। बट जो डायरेक्ट और इसमें डिफरेंस होता है उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल योर अर्निंग पोटेंशियल इज देयर। सो आई फील कि आपको ट्राई करना चाहिए, जो भी पैसा फिजिकल गोल्ड में जा रहा है वो आप यहाँ पे मूव करने की कोशिश डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर हम एसआईपी वर्सेस रेगुलर की बात करते हैं, तो गोल्ड डायरेक्ट में अगर आप देखते हो तो यू हैव 10.12 एंड 9.37 फॉर अ 5 year SIP। अगर गोल्ड ईटीएफ की बात कर रहे हो तो 10.28 एंड 9.25, राइट। एंड अगर आप गोल्ड रेगुलर की बात करते हो तो डेफिनेटली आपको रिटर्न्स अच्छे। सो द पॉइंट इज, अगर आप सिप और रेगुलर की बात करते हो, लेट्स से गोल्ड ईटीएफ की बात करते हैं, तो सिप में मुझे 10.28% दिया है, whereas रेगुलर में मुझे 9.25% दिया है। सो डेफिनेटली 1% का स्प्रेड का डिफरेंस है। सो एवरीबडी नोज कि गोल्ड के लिए पैसा इकट्ठा करना आसान नहीं होता। लोग साल के एंड तक रुकते हैं, फिर पैसा इकट्ठा होता है, फिर वो कुछ और किसी चीज में खर्चा हो जाता है, फिर गोल्ड बाय करना रह जाता है या कम हो जाता है। आप एसआईपीज भी इनिशिएट कर सकते हो गोल्ड फंड्स में, छोटे अमाउंट की एसआईपीज, ठीक है, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, जिसका जिसका जितना कैपेसिटी है उतना। एसआईपी के रिटर्न्स आर मच मोर बिकॉज वोलेटिलिटी है। तो अभी वोलेटिलिटी इज, जैसे हम कहते हैं कि वोलेटिलिटी जो लमसम इन्वेस्टर है उसके लिए रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर 60,000 के मार्केट में परचेस किया था, आज मार्केट 55-56,000 पे बैठा हुआ है, तो मेरा तो 4,000 का नुकसान हुआ, मेरी वैल्यू उतने लेवल से कम हो गई, इन्वेस्टमेंट वैल्यू, राइट। लेकिन अगर वही मेरा सिप होता तो क्या फर्क पड़ता मुझे, एक मैंने 60,000 पे परचेस किया, एक मैंने 58 पे परचेस किया, एक मैंने 57 पे परचेस किया, आज मेरा जो इन्वेस्टमेंट जा रहा है वो 56 में जा रहा है। सो उसी इन्वेस्टमेंट्स के लिए आज मुझे ज्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं। जब यही वैल्यू अप्रिशिएट होकर वापस 60 पे पहुंच जाएगी, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेटली कमा लिया। सो ध्यान में रखना, जहां जहां वोलेटिलिटी होती है वहां वहां आपको सिप हमेशा बेहतर रिटर्न देते हैं, ओके। सो अगर आप सिप और रेगुलर की बात करते हो तो डेफिनेटली गोल्ड फंड्स के रिटर्न सिप में आपको ज्यादा अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, ऑलमोस्ट 1% का स्प्रेड है। सो आप क्लाइंट से वो भी बोल सकते हो कि सिप शुरू करें गोल्ड की। नो जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर उन्होंने डॉटर के मैरिज के लिए गोल्ड इकट्ठा करना है, डॉटर आज 2 साल की है या 1 साल की है, ठीक है, मिनिमम मिनिमम और 25 साल है, 25 साल अगर आपकी गोल्ड की सिप चलती है तो क्या प्रॉब्लम है, अच्छा खासा रिटर्न आ जाएगा वहां पे आपका, कस्टमर की वैल्यू डेफिनेटली दिखाई देगी, राइट। एंड फॉर यू द बेनिफिट इज आपका कंटिन्यूअसली इनकम भी चालू है इसके साथ, सो इट्स अ विन विन सिचुएशन।
गोल्ड फंड्स के अगर हम एनुअलाइज रिटर्न्स की बात करते हैं तो यस डेफिनेटली देयर आर टाइम पीरियड जहां जहां नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल 2013, 14, 15, 2021 यहाँ पे नेगेटिव है। फिर अगर आप देखते हो 2017 और 18 दोनों टाइम सिंगल डिजिट रिटर्न्स है। 1920 obviously thanks to COVID the gold returns were above 20%. Now ये एक रिस्की प्रोपोजिशन है फॉर somebody who is trying to invest as a lump sum। उतना भी रिस्की नहीं है बट ठीक है, थोड़ा बहुत टेंशन आ सकता है शॉर्ट ड्यूरेशन में वो रिटर्न्स को देख रहा है तो। बट अगर लॉन्गर ड्यूरेशन में देख रहा है तो ये सारा वोलेटिलिटी खत्म हो जाता है। एंड अगर आप एसआईपी फॉर्मेट देखते हो तो ये वोलेटिलिटी बेनिफिट है। बिकॉज 2012 में अगर आपने स्टार्ट किया था, रिटर्न्स अपने इन्वेस्ट किया, अच्छा रिटर्न है। उसके बाद जो आपकी 2013 की जो एसआईपी गई है वो लोअर वैल्यूज पे गई है। इसका मतलब आपको कम एनएवी में यूनिट्स अलोकेट हुए और ज्यादा यूनिट्स अलोकेट हुए। सिमिलरली इन 2014, 2015 और फिर उसकी सारी अप्रिसिएशन 2016 में काफी ज्यादा आपको दिखाई देगी। एंड सिमिलरली गोइंग फॉरवर्ड, राइट? सो गोल्ड के एनालाइज रिटर्न्स आर डेफिनेटली volatile, but it is a benefit for all those who are investing in a SIP format. गोल्ड फंड्स के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं? इट्स अ हेज अगेंस्ट रिस्क। सो जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन होता है पोर्टफोलियो का इक्विटी की तरफ या पर्टिकुलरली मार्केट कैपिटलाइजेशन कैटेगरीज की तरफ या कभी कभी डेट की तरफ कंप्लीटली, वो सारा आपका एलिमिनेट हो जाएगा। सो जो भी रिस्क इन्वॉल्व है मार्केट रिलेटेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल दैट इज टेकन केयर ऑफ। सेकेंड इज देयर आर नो मेकिंग चार्जेस। सो गोल्ड आप फिजिकल बाय करते हो तो वो मेकिंग चार्जेस में आपका काफी पैसा जाता है। सो जब आप कोई भी गोल्ड अगर आपने फ्रेश बाय किया और उसको उठा के लॉकर में डाल दिया, स्ट्रेट सोनार से आप आए और बैंक के लॉकर में डाल दिया, 5 साल बाद या 2 साल बाद आप उसको निकालो और डायरेक्टली सोनार के पास लेके जाओ, वो बोलेगा सर इसमें से इसमें वेस्टेज है, घिसाई है इसमें, तो थोड़ा बहुत वो वहां पे निकाल देता है। फिर आप वंस दैट इज डन, फिर आप बोलते हो कि मेरे को ये रिंग बना के चाहिए, मेरे को ये नेकलेस बना के चाहिए, कान के झुमके बना के चाहिए, तो वो अपना एडिशनल मेकिंग चार्ज भी लगाते हैं उसके ऊपर। एंड आजकल की तारीख में लेबर इज मोर एक्सपेंसिव। सो गोल्ड अगर आप क्वांटिटी में बना रहे हो तो थोड़ा सा आपका लेबर चार्जेस कम हो जाता है या मेकिंग चार्जेस, बट छोटे अमाउंट में आपको वो बहुत हिट करता है। सो दोनों चीजें हैं वहां पे, राइट? देर इज नो स्टोरेज और स्टोरेज हैसल और कॉस्ट। सो स्टोरेज करना है मुझे गोल्ड को तो मुझे एक लॉकर ला के घर पे रखना पड़ेगा, अलमारी के अंदर उसको फिट करना पड़ेगा। फिर हमेशा टेंशन, कहीं बाहर जाऊं, कहीं कुछ करने जाऊं, कुछ हो ना जाए उस गोल्ड को। बैंक लॉकर में रखूं तो उसका खर्चा अलग से, राइट? सो कोई टेंशन वाली बात नहीं है अगर गोल्ड फंड्स में आप डाल रहे हो तो। स्टोरेज का ना टेंशन है ना कॉस्ट इन्वॉल्व है। प्लस आप एसआईपी कर सकते हो। सो नॉर्मल फिजिकल गोल्ड बाय करना एक पर्टिकुलर क्वांटिटी लगती है, छोटे अमाउंट में बाय करना है आपको, एसआईपी कर सकते हो आप आराम से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आपका नॉर्मल वेल्थ क्रिएट होता है वैसे आपका गोल्ड का वैल्यू भी क्रिएट हो सकता है। कस्टमाइज योर अप्रोच। नाउ अभी आपको करना क्या है? आपको आपके क्लाइंट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, उसके हिसाब से अप्रोच करना है। ठीक है, पहले जो बिफोर आई इवन गेट इनटू दिस, वापस मैं एक बार रिपीट करता हूँ। इक्विटी वाला पैसा आपको यहां लेके नहीं आना है, डेट वाला पैसा यहां लेके नहीं आना है, लिक्विड वाला पैसा यहां लेके नहीं आना है। यहाँ पे वही पैसा आएगा जो आपका क्लाइंट सुनार के पास जाके दे रहा है। सिंपल, ओके? उतना ही रेस्ट्रिक्टेड रखो। सो पहला कैटेगरी है जो आपके क्लाइंट्स कुछ होंगे डेफिनेटली किसी भी लोकेशन पे आप बैठे हुए, कोई तो क्लाइंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी गोल्ड फंड्स में इन्वेस्ट किया है, उनको पता है गोल्ड फंड्स क्या है और वो निवेश करते हैं आज की तारीख में। तो उनको बोलना कि भैया मुझे मार्केट शेयर दो। आप कितना करते हो गोल्ड फंड्स में? चलो 25,000 की एसआईपी करते हो, मुझे 10,000 दे दो। उतना तो वो आपको दे सकते हैं। तो वहां पे कोई स्टोरी सुनाना नहीं है कि गोल्ड फंड क्यों अच्छा है क्या है, उसको सारा पता है, इसीलिए तो वो गोल्ड फंड में इन्वेस्ट कर रहा है। तो वहां पे आप सिंपल बोलते हो सर या मैम मुझे मार्केट शेयर दो, सिंपल। क्लाइंट्स हु इन्वेस्ट इन एमएफ बट नॉट इन गोल्ड फंड्स, जिसको एमएफ क्या है पता है लेकिन गोल्ड फंड में निवेश नहीं करता, उसको बोलना सर आप इक्विटी लेते हो, इक्विटी में लार्ज मिड स्मॉल क्यों करते हो? डाइवर्सिफिकेशन के लिए। आप एनर्जी, आईटी, फार्मा क्यों करते हो? डाइवर्सिफिकेशन के लिए। सो व्हाई नॉट पुट मनी इनटू गोल्ड फंड्स आल्सो? दिस इज अ गुड डाइवर्सिफिकेशन कैटेगरी। ये आपको
जैसे आपका डेट है या फिक्स्ड इनकम है जिसका पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं है इक्विटीज के साथ, वैसे ही गोल्ड है, इसका भी पॉजिटिव कोरिलेशन कोई नहीं इक्विटी के साथ। तो आपको डाइवर्सिफिकेशन भी मिल रहा है और आपको एक थोड़ा सा बेटर रिटर्न्स एज कंपेयर टू फिक्स इनकम मिल रहा है। सो उस कैटेगरी ऑफ क्लाइंट्स को आप गोल्ड फंड्स डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रमोट करेंगे। तीसरी कैटेगरी पे आते हैं क्लाइंट्स हु डू नॉट इन्वेस्ट इन एमएस बट इन्वेस्ट इन फिजिकल गोल्ड। उनको गोल्ड का इंपॉर्टेंस पता है, उनको पता है गोल्ड उनको क्यों चाहिए, क्या गोल है, और सब कुछ पता है, लेकिन उन्होंने एमएफ में कभी भी इन्वेस्ट नहीं किया। ये हमारा बहुत बड़ा मार्केट कैटेगरी है। सो जो लोग फिक्स डिपॉजिट्स, आरडीज, पोस्ट ऑफिस प्रोडक्ट्स और गोल्ड में निवेश करते हैं, ये वो वाला कैटेगरी है। सो वहां पे हम गोल्ड फंड क्या होता है, गोल्ड फंड के एडवांटेजेस क्या होते हैं फिजिकल गोल्ड के कंपैरिजन से, म्यूचुअल फंड ओवरऑल क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारा समझा के हम उनसे धीरे धीरे गोल्ड के लिए, गोल्ड फंड्स के लिए पैसा ले सकते हैं। यहाँ पे एक एडवांटेज है कि बिकॉज ये लोग म्यूचुअल फंड्स ही नहीं खरीद रहे हैं, खरीद उसमें कभी निवेश नहीं किया है, आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको बाकी म्यूचुअल फंड्स भी प्रमोट कर पाओगे। बिकॉज एक बार गोल्ड फंड्स में उनका कॉन्फिडेंस आ गया और रिटर्न्स उन्होंने देखना शुरू किया, सेफ्टी उनको समझ में आ गया, कंफर्ट जोन आ गया उनका, तो इसी कस्टमर से आप एडिशनली म्यूचुअल फंड्स भी ले सकते हो आगे जाके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक नया जनरेशन है, ठीक है, जो डिजिटल गोल्ड में ही इन्वेस्ट करता है। इनको कोई गोल्ड पहन के शादियों में नहीं जाना है, उनको सिर्फ कंफर्ट चाहिए गोल्ड बाय करने का। तो ऑब्वियसली 100 रुपए में भी वो गोल्ड बाय कर सकते हैं। तो उनको ये दिखाना है कि सर आप गोल्ड फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, डिजिटल गोल्ड और गोल्ड फंड्स में जो डिफरेंस हमने बताया है वो आप उनसे बात कर सकते हो और उनसे इन्वेस्टमेंट ले सकते हो। सो देखिए हम सारी कैटेगरीज कवर कर रहे हैं। जो गोल्ड फंड्स में निवेश कर रहे हैं उनको हम उनसे बात करेंगे। जो म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं लेकिन गोल्ड फंड्स में नहीं कर रहे, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी करके हम बात करेंगे। फिर जो फिजिकल गोल्ड में निवेश कर रहे हैं उनको हम बोलेंगे कि सर गोल्ड फंड्स में निवेश करो। जो डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको भी हम बोलेंगे सर गोल्ड फंड्स में इन्वेस्ट करो। यहाँ पर और एक अप्रोच ये भी है कि आप क्लाइंट बेस अपना बढ़ा सकते हो। सो लेट्स से कोई आपके मित्र है जो म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं, आप भाभी जी के साथ जाके बात कर सकते हो, मैम आप सोनार के पास दे रहे हो पैसा गोल्ड क्रिएट करते हैं बच्ची की शादी के लिए, वो क्यों ना आप मेरे पास दे। अगर वो हाँ बोलती है तो वो जितना पैसा वहां डाल रही है उतना पैसा आपके पास आएगा, एक आपका नया कस्टमर बन जाएगा। प्लस वो आजू बाजू में पूरे शहर में उनकी जो भी कॉन्टैक्ट्स है, लेडीज है, उनसे जब बात करेंगे उनका भी पैसा आपके पास आ सकता है अच्छे से, राइट। सो यहाँ पे देखना है कि आपको ब्लैंकेट अप्रोच नहीं रखना है जो हम नॉर्मल इक्विटी में रखते हैं, आपको कस्टमाइज अप्रोच रखना है, हर कैटेगरी ऑफ कस्टमर को सेपरेट सेगमेंट की तरह आइडेंटिफाई करे और उसको सेपरेट सेगमेंट की तरह अप्रोच करे। हमारा जो कोटक गोल्ड फंड है, अगर हम बात करते हैं एज ऑफ इसका अलॉटमेंट मार्च 2021 में हुआ, 2011 में हुआ था। इसके जो फंड मैनेजर है वो अभिषेक बसीन सर है। AUM is roughly 1,169 crores, and that's the AUM, right? This is as of February, I think. Not very sure. Yes, this is as of February. Okay. So इसका ऑब्जेक्टिव है ये। नाउ अगर हम इसकी रिटर्न्स की बात करते हैं, सो इसको हमने गोल्ड के प्राइस के साथ, इंडिया के डोमेस्टिक गोल्ड प्राइस के साथ कंपेयर किया हुआ है और 5 इयर्स का हमने रिटर्न दिखाया हुआ है। सो अगर आप 2017 से लेके 2022 तक 5 साल का अगर टाइम पीरियड देखते हो तो ये एग्जैक्टली गोल्ड को फॉलो कर रहा है। मतलब जो ग्रे लाइन आपको दिख रही है वो डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड है और जो ब्लूइश लाइन आपको दिख रही है वो गोल्ड रेगुलर फंड के प्राइसेस है। सो जब ये ग्राफ आप अपने कस्टमर्स को दिखाते हो तो उनको क्लियरली पता चलेगा कि जैसे गोल्ड प्राइस ऊपर नीचे मूव करता है वैसे ही गोल्ड फंड का प्राइस ऊपर नीचे मूव करता है। सो चाहे उसका एनएवी ऊपर चाहे नीचे जाए, आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल गेट द सेम क्वांटिटी ऑफ गोल्ड जो अगर फिजिकली आप बाय करते हैं, बट विथ मच मोर सेफ्टी विच इज देयर। रिस्कोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो इट इज ऑन द मॉडरेट रिस्क एज अ फंड एज अ बेंचमार्क ऑल्सो। तो यहाँ पे हम कोटक गोल्ड ETF में निवेश कर रहे हैं। सो
थोड़ा सा ट्रैकिंग एरर होगा, बट स्टिल आपको रिटर्न्स अच्छे मिल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम आते हैं टैक्सेशन की तरफ। सो अगर फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड फंड्स या ईटीएफ की हम बात करते हैं, सबका टैक्सेशन सेम है। शॉर्ट टर्म इज लेस देन 3 years, जो नॉर्मल अपना है। ठीक है, short term gets added into income from other sources, basically income it gets added into। अगर greater than 3 years है तो it will be termed as long term, जहां पे 20% विद इंडेक्सेशन आएगा। सो इंडेक्सेशन से आपकी परचेज कॉस्ट इन्फ्लेट हो जाएगी टू इंडेक्स कॉस्ट, और उसके बाद एलटीसीजी कैलकुलेट किया जाएगा, उसके ऊपर आपको 20% टैक्स देना है। उसके अलावा 4% सेस है, और आपका जो सरचार्ज है वो भी एप्लीकेबल होगा। सो नेट नेट अगर आप देखते हो तो आपके फिजिकल गोल्ड पे आपको 3% का जीएसटी भी लग रहा था शुरू में ही, वो सारा यहाँ पे आपको नहीं लग रहा, यहाँ पे आपको सिर्फ सेलिंग में लगेगा। ओके, जब भी आप सेल करोगे वो टाइम पे हुआ तो। कमिंग टू डिविडेंड्स, गोल्ड फंड पे जो डिविडेंड आते हैं, अगर आप डिविडेंड ऑप्शन लेते हो तो इट विल गेट एडेड इनटू द इनकम ऑफ द इन्वेस्टर्स। डिविडेंड इनकम ग्रेटर देन 5,000 पर एनम, उस पर टीडीएस लगेगा 10% का, विच विल बी गिवन, विच विल बी डिडक्टेड बिफोर द डिविडेंड इज पेड आउट। तो आपको भरने की जरूरत है, वो आपको कट करके ही मिलेगा, राइट। बट नॉर्मली हम डिविडेंड फंड्स, डिविडेंड ऑप्शन नहीं चूज करते, यहाँ पे हम ग्रोथ ऑप्शन चूज करते हैं। अगर एसजीबीज की बात करें, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की, 5 साल का लॉक इन पीरियड है। 5 to 8 years अगर आप रिमूव करते हो तो 20% आफ्टर इंडेक्सेशन प्लस सेस प्लस सरचार्ज। 8 years की बात करते हो तो कुछ नहीं है। बट देखिए 8 years का लॉन्गर पीरियड है, एंड वो टाइम के बाद ऑटोमेटिकली इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू, इट विल गेट ट्रांसफर्ड इनटू योर बैंक अकाउंट, उसकी जो पैसा होगा। सो आप वहां पे थोड़ा बहुत आगे पीछे नहीं खेल पाओगे इन टर्म्स ऑफ एडजस्टिंग द गोल्ड प्राइसेस।